दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में जो अपने ज़माने के हिसाब से काफ़ी बोल्ड मूवी थी और इसकी कहानी उतनी ही पेचीदा और रहस्य से भरी हुई थी। ये स्लैशर जॉनर की फाइनेस्ट फिल्म मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ 1960 में आई फिल्म साइको के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है द मास्टर ऑफ सस्पेंस एल्फ्रेड हिचकॉक ने। ये रॉबर्ट ब्लॉच की सेम नाम की नॉवल पर आधारित है। इसमें मेल लीड्स निभाए हैं एंथनी पर्किंस, जेनेट ले, जॉन ग्रेविन, वेरा माइल्स और मार्टिन बेल्सम ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में, उसके बाद इसकी थीम्स और दो अहम सिंबल्स के बारे में विस्तार से जानेंगे और आखिर में बात करेंगे इसकी एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। फीनिक्स एरिजोना के एक होटल में लंच टाइम के दौरान रियल एस्टेट सेक्रेटरी मैरियन क्रेन और उसका बॉयफ्रेंड सैम लूमिस चोरी छुपे मिलते हैं। वो बातें करते हैं कि सैम के कर्जे की वजह से वो शादी करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लंच के बाद मैरियन वापस अपने काम पर आ जाती है, जहां एक क्लाइंट मिस्टर कैसिडी $40,000 एक प्रॉपर्टी की कीमत छोड़ जाता है। मैरियन का बॉस उससे ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करने को कहता है और उसके सर में दर्द की शिकायत के बाद वो उसे जल्दी घर भेजने के लिए भी मान जाता है। घर पहुंचकर वो पैसा चुराकर फेयरवेल कैलिफोर्निया जाने का फैसला लेती है, जहां सैम रहता है। घर से निकलते ही सड़क पर उसके बॉस की नजर उस पर पड़ती है और वो निकल जाती है। फेयरवेल जाते वक्त रास्ते में मैरियन साइड में गाड़ी रोकती है और सो जाती है। उसे एक स्टेट पेट्रोल ट्रूपर उठाता है। ट्रूपर को उसके अजीब बर्ताव पर शक होता है और जैसे ही वो ड्राइव करके निकल जाती है, वो भी उसका पीछा करता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैरियन बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया के ऑटोमोबाइल डीलरशिप पर रुकती है और अपनी फोर्ड मैनलाइन का एरिजोना लाइसेंस प्लेट्स के साथ ही सौदा करती है। उसके बदले में वो फोर्ड कस्टम 300 ले लेती है, कैलिफोर्निया के टैक्स के साथ ही। ऑफिसर मैरियन को कार डीलरशिप में देख लेता है और उसका उस पे शक और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो वहां से अजीब तरह से ड्राइव करके निकल जाती है। एक बहुत ही भारी बरसात के दौरान मैरियन रात बिताने के लिए बेट्स मोटेल में रुक जाती है। वहां का मालिक नॉर्मन बेट्स चेक इन करने के बाद उसे एक लाइट डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। वो उसका इनविटेशन मान लेती है, पर वो नॉर्मन और उसकी माँ के बीच एक बहस सुनती है कि वो एक औरत को उनके पुराने से घर के पास क्यों लाया, जो बिल्कुल मोटेल के पास ही है। अपनी माँ की बात सुनकर वो मैरियन के लिए मोटेल में ही खाना ले जाता है। वो मोटेल में ही खाना खाते हैं, जहां वो मैरियन को माँ के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो उसे ज्यादा आजाद जिंदगी नहीं जीने देती। नॉर्मन की कहानी उसे छू जाती है और मैरियन सुबह वापस फीनिक्स जाकर चुराया हुआ पैसा लौटाने का फैसला लेती है, जिसे उसने एक फोल्ड किए हुए न्यूज़पेपर में छुपाया हुआ है। जब वो शावर ले रही होती है, हम देखते हैं कि एक परछाई उस पे चाकू से हमला करके उसे मार देती है। खून देखने के बाद नॉर्मन घबरा जाता है, जहां उसे उसकी लाश मिलती है। वो क्राइम सीन को साफ करता है, मैरियन की लाश और उसकी सभी चीजों को उसी की कार के ट्रंक में डाल देता है, जिसमें चुराया हुआ पैसा भी शामिल है, और उसे मोटेल के पास ही मौजूद दलदल में डुबो देता है। एक हफ्ते के बाद मैरियन की बहन लाइला फेयरवेल आती है और सैम से मिलकर मैरियन के बारे में पूछती है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मिल्टन एबोगेस्ट उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि पुलिस मैरियन की तलाश में है, क्योंकि उसने $40,000 चुराए हैं। वो स्थानीय होटल्स और मोटेल्स का पता लगाता है और नॉर्मन के यहाँ पहुंच जाता है और उससे सवाल जवाब करता है। उसके गोलमोल और नामुनासिब जवाबों की वजह से उसे नॉर्मन पे शक होने लगता है। ये सुनने के बाद कि मैरियन नॉर्मन की माँ से मिली थी, वो उसकी माँ से बात करने के लिए कहता है, पर नॉर्मन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। एबोगेस्ट मैरियन की खोज की इस अपडेट के बारे में सैम और लाइला को बता देता है और वादा करता है कि वो दोबारा फोन करेगा। वो नॉर्मन की माँ को ढूंढने बेट्स के घर में चला जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, उसका भी मर्डर हो जाता है। जब लाइला और सैम को एबोगेस्ट से कोई खबर नहीं मिलती, तो सैम भी उस मोटेल में आता है। उसे घर में एक परछाई दिखती है। उसे लगता है कि मिसिस बेट्स होगी, तो वो वहां से चला जाता है, पर वो उसकी नॉकिंग को इग्नोर करती है।
लायला और सैम स्थानीय डिप्टी शेरिफ के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मिसेस बेट्स तो एक मर्डर सुसाइड में 10 साल पहले ही मर चुकी है। शेरिफ इससे ये अंदाजा लगाता है कि अर्बोगेस्ट ने सैम और लायला से झूठ बोला ताकि वो मैरियन और पैसों का पीछा कर सके। पर लायला और सैम ये मानते हैं कि अर्बोगेस्ट के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और वो वापस मोटेल जाते हैं। नॉर्मन अपनी माँ को उसके कमरे से ले जाता है और उसकी मर्जी के बिना उसे फलों के तहखाने में छुपा देता है। मोटेल में सैम नॉर्मन को बातचीत में उलझाकर उसका ध्यान भटकाता है, जबकि लायला इस मौके का फायदा उठाकर उसके घर में घुस जाती है। सैम के ज्यादा पूछताछ करने से नॉर्मन खिसिया जाता है और वो सैम को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से घर की ओर भागता है। लायला तहखाने में छुप जाती है, जहां उसे कुर्सी पे बैठी हुई मिसेस बेट्स मिल जाती हैं। लैला उसकी कुर्सी को घुमाती है और उसे पता चलता है कि ये तो उसकी लाश को प्रिजर्व किया गया है, बिल्कुल मम्मीज की तरह। लैला चिल्लाती है। नॉर्मन तहखाने की तरफ भागता है। उसने एक चाकू पकड़ा हुआ है और एक विग के साथ साथ अपनी माँ के कपड़े भी पहने हुए हैं। इससे पहले कि नॉर्मन लायला पर हमला कर पाता, सैम को होश आ जाता है और वो उस पर हमला करता है। कोर्ट में एक साइकियाट्रिस्ट ये समझाता है कि नॉर्मन ने जलन की वजह से अपनी माँ और उसके लवर का 10 साल पहले मर्डर कर दिया था। वो अपने इस अपराध को झेल नहीं पाया और उसने अपनी माँ की लाश को कब्र से निकाला और उसके साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू किया जैसे कि वो जिंदा है। उसने अपने दिमाग में ही अपनी माँ को दोबारा पैदा किया, एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में, जिसमें वो अपनी माँ की तरह ही कपड़े पहनता था और खुद से उसकी आवाज में बातें करता था। उसकी ये माँ वाली पर्सनैलिटी जेलस और पॉजेसिव है। जब भी नॉर्मन किसी औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो पर्सनैलिटी उसको मार देती है। माँ वाले रूप में नॉर्मन मैरियन और अर्बोगेस्ट को मारने से पहले भी 2 यंग लड़कियों को मार चुका था। साइकियाट्रिस्ट कहता है कि माँ वाली पर्सनैलिटी ने नॉर्मन के दिमाग पर परमानेंटली अपना कंट्रोल बना लिया है। जब नॉर्मन एक होल्डिंग सेल में बैठा होता है, हम मदर का वॉइस ओवर सुनते हैं, जिसमें वो कहती है कि वो मर्डर्स नॉर्मन ने ही किए हैं। फिर हम मैरियन की कार को दलदल से निकलता हुआ देखते हैं और फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइटल के बारे में। अगर हम इसके टाइटल की ओर देखें तो हमें ये काफी सिंपल और अप्रोप्रिएट नजर आता है, पर क्या हिचकॉक की ऐसी क्लासिक फिल्म में टाइटल का कोई महत्व नहीं है? हम इसमें एक सवाल का पीछा करते रहते हैं कि यहाँ मर्डरर कौन है। फिर हमें पता चलता है कि वो तो साइको है, मगर ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। चलिए समझते हैं कैसे। हम ये तो जानते हैं कि ये सब साइको ने किया, पर सवाल ये है कि साइको है कौन? ज्यादातर फिल्म में हम ये सोचते रहते हैं कि नॉर्मन की माँ यानी कि मिसेस बेट्स ही वो साइको हैं, मगर एंड में हमें पता चलता है कि मिसेस बेट्स तो 10 साल पहले ही मर चुकी हैं, तो इसका मतलब नॉर्मन वो साइको है। पर अगर हम एंड में साइकियाट्रिस्ट की बात पर ध्यान दें तो वो कहता है कि नॉर्मन अब नॉर्मन नहीं रह गया है, पर उसे उसकी माँ ने टेक ओवर कर लिया है। और लास्ट में हम वॉइस ओवर में सुनते हैं कि नॉर्मन अपनी माँ की आवाज के साथ सोच रहा है, He was always bad, and in the end, he intended to tell them, I killed those girls and that man. नॉर्मन अपनी माँ की तरह कपड़े पहनता था और उन लोगों को मारता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ उससे नाराज होगी। पर फिर अपनी माँ के रूप में वो कहता है कि वो पूरा समय नॉर्मन ही था जिसने ये सब किया। तो अब सोचिए साइको कौन है, नॉर्मन, माँ या दोनों? साइको किसी एक इंसान की ओर इशारा नहीं करती। यहाँ पहचान खोई हुई सी नजर आती है। मिसेस बेट्स और नॉर्मन दोनों ही साइको हो सकते हैं। यहाँ किसी एक को पॉइंट आउट करना बड़ा ही मुश्किल है। ये उस हालात की तरह है जब आप 2 चीजों को देखकर उसमें फर्क नहीं कर सकते, और यही हिचकॉक की ब्रिलियंस हमें नजर आती है। तो अब आते हैं इसकी थीम्स पर। इसकी पहली थीम है ड्यूअलिटी। ये साइको की सबसे प्रबल और जरूरी थीम है, जिसे हम नॉर्मल की ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी में देखते हैं। और इसके अलावा हिचकॉक भी आईनों के जरिए इंसानों के दोहरे नेचर को दर्शाते हैं। जैसे वो कई बार मैरियन और उसकी परछाई एक फ्रेम में रखते हैं। वो 2 जगह आईने में देखती है, एक बार जब वो सैम के साथ होटल में होती है तब, और एक बार घर पर। पैसा चुराने के बाद भी मैरियन अपनी इमेज पे विचार नहीं करती, हालांकि वो 3 बार आईने के सामने आती है, कार लॉट बाथरूम में, बेट्स मोटेल ऑफिस में और कैबिन 1 में। ये दर्शाता है कि मैरियन ऐसे पागलपन से गुजर रही है जिसमें वो अपने कामों की जिम्मेदारी लेने में या खुद को इन हालातों से निकालने में नाकामयाब है। जो उसने किया है उसका असर उसे तब समझ में आता है जब वो नॉर्मन से मिलती है। इसके विपरीत जब लायला बेट्स हाउस में घुसती है, ना सिर्फ वो आईने में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है बल्कि वो उससे डर भी जाती है।
दूसरी थीम है मन के अंदर छुपी बुराई। साइको में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। यहाँ हर शख्स कुछ न कुछ छिपा रहा है। मैरिन और सैम लंच टाइम में होटल्स में छिप कर मिलते हैं। मैरिन के साथ काम करने वाली कैरोलिन के पास एक पर्स है जो ट्रैंकुलाइजर्स से भरा हुआ है। कैसिडी टैक्स नहीं भरता। लॉरी के पास एक गुप्त शराब का स्टैश है। मैरिन ने पैसे भी चुराए और झूठ भी बोला। और नॉर्मन का तो सबसे बड़ा सीक्रेट हमारे सामने आता ही है। उसके मोटेल को एबोगैस्ट ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था कि ये ऐसी पहली जगह है जो ऐसा लगता है कि दुनिया से छुपी हुई है। हालांकि हिचकॉक के इन सभी किरदारों के मन का चोर बाहर टपक रहा है, फिर भी सभी इसे बेसब्री से छिपाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं, मैरिन और नॉर्मन ने अपने सच को छिपाने के लिए हर वो एफर्ट किए जो वो कर सकते थे। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मैरिन की व्हाइट कार को उस काली दलदल से निकाला जा रहा है, जो दर्शाती है कि उनके राज बाहर आ रहे हैं और पूरी दुनिया को इन चीजों से कोई खुशी नहीं है। तीसरी थीम है माँ बाप के लिए बच्चों का फर्ज। ऐसा लगता है कि हिचकॉक को माँ बाप की इज्जत करने की यूनिवर्सल वैल्यूज को उलटने में बहुत खुशी मिलती है। और ऐसा महज नॉर्मन और मिसेस बेट्स के केस में ही नहीं है। फिल्म के शुरुआती सीन में ही सैम मैरिन को कहता है कि जब वो घर में अकेले हों तब उन्हें माँ की तस्वीर को दीवार की साइड घुमा देना चाहिए। इस तरह से मैरिन ने जिस रिस्पेक्टेबल पारिवारिक सीन का डिस्क्रिप्शन किया उसे यहाँ करप्ट किया जा रहा है। इस दौरान हमें पता चलता है कि सैम भी अपने माँ बाप के कर्जों तले दबा हुआ है। लॉरी के ऑफिस में कैसिडी अपनी बेटी के बारे में बात करता है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। वो ये डींगे मारता है कि कैसे उसके पैसों ने उसकी बेटी पर कभी आंच नहीं आने दी। इससे हमें उसकी बेटी पर उसके दबदबे का पता चलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइको में जो पेरेंट्स हैं वो पालने पोसने वाले या मार्गदर्शन करने वाले नहीं हैं। इसके बजाय वो अपने बच्चों पर अपनी शक्ति को थोपते हैं और उनके प्यार को उन्हें दर्द और परेशानियां देकर चुकाते हैं। चौथी थीम है ताक झांक या वॉयरिज्म। हिचकॉक ने सिनेमेटोग्राफर जॉन रसल को निर्देश दिए थे कि साइको को 50 mm लेंसेज से शूट किया जाए, जो टेक्निकली ह्यूमन विजन के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पास दिखा सकते हैं। वो चाहते थे कि कैमरा दर्शकों की आंखें बने। वो उन्हें चीजें इतनी पास से दिखाते हैं कि ऐसा लगता है सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है। हिचकॉक इस चीज की शुरुआत बिल्कुल पहले सीन से ही कर देते हैं, जब खिड़की के जरिए सैम और मैरिन को उनके होटल रूम में दिखाते हैं। यही होता है जब नॉर्मन मैरिन को देखता है। हिचकॉक यहाँ दर्शकों का नजरिया नॉर्मन की जासूसी के जरिए बाहर निकालते हैं। ये थीम हमें समझाती है कि अगर ह्यूमन सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत लंबे समय तक दबा के रखा जाए तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैरिन की सैम से शादी करने की इच्छा ही उसे पैसे चुराने के लिए मजबूर करती है। नॉर्मन की मैरिन के लिए इच्छा की वजह से मैरिन की मौत हो जाती है। इन सब चीजों के द्वारा हिचकॉक अपने दर्शकों को चेतावनी देते हैं कि हमारी दबी हुई इच्छाओं के प्रभाव कितने खतरनाक हो सकते हैं। पांचवी थीम है अलगाव या फिर आइसोलेशन। पूरी साइको के दौरान हिचकॉक अपने किरदारों को एक फ्रेम में अलग रखना पसंद करते हैं, जिसमें वो ज्यादातर उनके अलग अलग क्लोजअप्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि बातचीत के दौरान भी। ये क्लोजअप्स चीजों को इंटेंसिटी देते हैं और बाकी सबसे भी अलग रखते हैं। जब हर एक किरदार बोल रहा होता है तो दर्शक सिर्फ उसी किरदार को ही देखते हैं और महसूस करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है बेट्स मोटेल के पार्लर में मैरिन और नॉर्मन की बातचीत के दौरान, जहां वो अपनी जिंदगी के जाल में फंसे होने की चर्चा करते हैं। मैरिन को नॉर्मन की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है और हिचकॉक इस वक्त लगातार एक शॉट में उसके आसपास के स्टफ्ड बर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। इनके बारे में आगे बात करेंगे। इसकी छठी थीम है हिडन सेक्सुअलिटी। अल्फ्रेड हिचकॉक जैसे मिड 20th सेंचुरी के फिल्म मेकर्स को कड़े प्रोडक्शन कोड के बारे में लगातार जागरूक रहना पड़ता था, जो ये निर्धारित करता था कि फिल्म थिएटर के दर्शकों के लिए सही है या नहीं। हालांकि हिचकॉक इतने स्मार्ट थे कि वो अपनी तरकीबों के जरिए हमेशा सेंसर्स पास कर दिया करते थे और साइको में भी वो जितना पॉसिबल हो सकता था उतना जोर लगाकर इस फिल्म में छिपी हुई सेक्सुअलिटी को दिखा पाए। वो लगातार यहाँ सेक्सुअलिटी और बदनामी के बीच कनेक्शन दिखाते हैं। सैम और मैरिन को अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना पड़ा क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे। नॉर्मन पीप होल से मैरिन को अनड्रेस होते हुए देखता है और उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी उसकी सेक्सुअल इच्छा की वजह से मैरिन को मार देती है। हमें बाद में पता चलता है कि नॉर्मन को अपनी माँ के सेक्सुअल रिलेशन से जलन होने लगी थी और इसी वजह से 10 साल पहले उसने अपनी माँ और उसके लवर का मर्डर किया था। हालांकि बातूनी मिसेस चेम्बर्स ने तो
विधवा मिसेस बेट्स के लवर होने वाली बात पर समाज के डिसअप्रूवल पर जोर देते हुए कहा कि नॉर्मन ने उन दोनों को एक साथ बिस्तर में देखा था। और आखिर में जब लायला नॉर्मन के बेडरूम की तलाशी लेती है तो उसे एक किताब मिलती है जिसका कवर एकदम कोरा होता है। उसके अंदर मौजूद चीजें देखकर वो हैरान हो जाती है और उसकी आईब्रोज चढ़ जाती हैं। अब यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि उस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ कंटेंट हो। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि विक्टोरियन टाइम में जो 1901 में खत्म हुआ उसमें ये आम बात हुआ करती थी कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ब्लैंक कवर के साथ ही पब्लिश किया जाता था। इस तरह से हिचकॉक चालाकी से अपने किरदारों के सेक्सुअल झुकाव को दर्शकों को साफ तौर पर दिखाए बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं। चलिए ये सब जानने के बाद अब बात करते हैं इसके दो सबसे जरूरी सिंबल्स के बारे में। पहला है द पेंटिंग। जो पेंटिंग नॉर्मन बेट्स मोटेल पार्लर के सीक्रेट पीप होल को ढकने के लिए इस्तेमाल करता है वो उसकी दबाई गई सेक्सुअलिटी की तरफ इशारा करती है और इस बात का एहसास करवाती है कि मैरियन के साथ आगे क्या होने वाला है। उसमें बनी इमेज एक पेंटिंग की नकल है जिसका नाम है सुज़ैना एंड द एल्डर्स। ये एक बाइबल की कहानी को दर्शाती है जिसमें 3 बूढ़े आदमी एक मासूम औरत की जासूसी करते हैं जब वो नहाने के लिए तैयार हो रही होती है, पर जब उनका जुनून उन पे हावी हो जाता है तो वो उसी पे सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा देते हैं। बाद में जब सैम उसे पकड़ लेता है तब नॉर्मन की हालत बिल्कुल सुज़ैना की तरह ही हो जाती है। फटे कपड़े, पीछे सर और दाहिनी बाजू आकाश की तरफ। अपनी माँ की ड्रेस को छीनकर नॉर्मन को आखिरकार देखा जाता है कि वो दोषी और निर्दोष दोनों ही है। दूसरा सिंबल है स्टफ्ड बर्ड्स। जब हम नॉर्मन और मैरियन को बात करते सुनते हैं तो नॉर्मन उससे कहता है कि चीजों को स्टफ करना उसका शौक है, जिसे टैक्सीडर्मी भी कहा जाता है। वैसे वो अपने ऑफिस में रखे स्टफ्ड बर्ड्स की ओर इशारा कर रहा था, पर मैरियन इस बात से अनजान है कि नॉर्मन की टैक्सीडर्मी वाली कला का सबसे अच्छा उदाहरण है उसकी माँ की लाश जो उसके घर में खिड़की के पास बैठी है। इस तरह से ये स्टफ्ड पक्षी उसकी माँ का एक सिंबल है। जब वो एंड में पुलिस स्टेशन में अपनी माँ की आवाज में सोच रहा होता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, बस बैठ सकती है और घूर सकती है, बिल्कुल उसके स्टफ्ड बर्ड्स की तरह ही। पर ये तो हम जानते ही हैं कि ये उसकी माँ नहीं कह रही है। ये नॉर्मन खुद की तुलना उन स्टफ्ड बर्ड से कर रहा है और यहाँ जिस चीज से उसे स्टफ किया गया है वो है उसकी माँ, जो एक तरह से अब उसके अंदर ही रहती है। यहाँ पक्षियों से जुड़े हमें और भी कई रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डिनर के वक्त नॉर्मन मैरियन को बताता है कि वो एक बर्ड की तरह खाती है। पक्षी दरअसल काफी खाते हैं, नॉर्मन मैरियन को यही समझाता है। और यहाँ होता भी यही है कि पक्षियों जैसी उसकी माँ की लाश इनडायरेक्टली मैरियन को खाती है और आखिरकार खुद नॉर्मन को भी। मैरियन का सरनेम क्रेन है जो कि एक पक्षी है। वो फिनिक्स में रहती है जो कि एक और ग्रीक माइथोलॉजी का पक्षी है। मोटेल में मैरियन के कमरे में भी पक्षियों की तस्वीर देखी जा सकती है और इस तरह से हम देखें तो पक्षियों की तुलना नॉर्मन, उसकी माँ और मैरियन सभी से की गई है, जो कि एक खोई हुई पहचान पर बनी फिल्म में बिल्कुल सटीक बैठती है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। इसका ओपनिंग सीन इसकी कंट्रोवर्सीज का सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा मैरियन को टॉयलेट में फ्लश करते हुए दिखाया गया है जिसमें वो लिखे गए नोट के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे थे। इससे पहले किसी भी मेन स्ट्रीम फिल्म में ऐसा नहीं किया गया था। इंटरनेशनली हिचकॉक को इसमें छोटे छोटे बदलाव करने के लिए मजबूर किया गया था, खासकर शावर वाले सीन में। ब्रिटेन में BBFC ने रिक्वेस्ट की कि चाकू मारने वाले सीन का साउंड और विजिबल न्यूड शॉट्स को हटा दिया जाए और न्यूजीलैंड में नॉर्मन के खून के हाथ धोने वाले सीन को हटाया गया। सिंगापुर में शावर वाला सीन नहीं छेड़ा गया, पर आबोगेस्ट का मर्डर और उसके साथ ही उसकी माँ की लाश वाला सीन भी हटा दिया गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। एंड में हम साइको का सबसे फेमस सीन देखते हैं। नॉर्मन जेल में बैठा है और अपनी माँ की आवाज में सोच रहा है कि वो एक मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सब नॉर्मन ने किया है। इस सीन को और भी ज्यादा इंटेंस और डरावना बनाती है नॉर्मन की स्माइल और उसकी माँ की खोपड़ी की वो धुंधली तस्वीर जिसे हम नॉर्मन के चेहरे के ऊपर देखते हैं। पर इस शानदार सीन के बाद हम दलदल से मैरियन की कार को निकालने वाला सीन देखते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी बेहतरीन फिल्म का एंड इस सीन से क्यों किया गया। अगर नॉर्मन की स्माइल वाले सीन पर ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती तो एंडिंग ज्यादा इफेक्टिव लगती है कि नहीं। ये कार वाला सीन हमें बेवजह सा लगने लगता है, खासकर जब हम इसकी तुलना नॉर्मल के मोनोलॉग से करते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं ये हिचकॉक की फिल्म है। अगर उन्होंने फिल्म को इस सीन से एंड किया है तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तो कार वाले सीन ने यहाँ 2 चीजें की। पहली ये कि अब चीजें पुलिस के कंट्रोल में आ चुकी हैं।
उन्होंने छिपे हुए सच और मैरियन की लाश को दलदल से निकाल लिया है। नॉर्मन की मां उसके शरीर के अंदर छिप गई और मासूम बनी रही ताकि लोगों को पता चले कि अब वो बिल्कुल हानिकारक नहीं है। पर ऊपर आती हुई कार हमें दिखाती है कि सच सामने आ चुका है। कानून जानता है कि नॉर्मन हानिकारक है। नॉर्मन की साइको वाली मानसिकता अब रोशनी में आ चुकी है। तो इस हिसाब से आखिरी तस्वीर हमें दिखाती है कि सब चीजें कानून के अंडर में है। पर इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या ये कानून और पुलिस असल में उतनी मदद नहीं करते जितनी करनी चाहिए। अब कुछ भी हो, मैरियन मर चुकी है। नॉर्मन को उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी पूरी तरह से निगल चुकी है और उसे पकड़ा जा चुका है। पर जो नुकसान उसने कर दिया है पुलिस उसे वापस नहीं ला सकती। ऐसा लगता है लाइला और सैम साथ आ जाएंगे, पर शायद हिचकॉक दर्शकों को किसी भी तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं देना चाहते थे, इसलिए एंड में सब अकेले ही होते हैं। और अगर ये बुराई इतने लंबे समय तक दबी रह सकती है तो ऐसी किसी दलदल में और कितने लोग हो सकते हैं। एंड में फिल्म का संगीत हमें दर्शाता है कि अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है, परेशानियां अभी वहीं की वहीं हैं और अब देखना होगा कि किसका गुनाह सामने आता है। इस मोड़ के साथ साइको हमें अपनी बुराइयों पर विचार करने के लिए छोड़ जाती है। तो दोस्तों, ये था साइको का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।